नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR, BHU, AFO, IBPS, TGT, PGT, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, AAO, इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो मूंगफली के ऊपर रहने वाली है, यानी कि मूंगफली के क्रॉप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि मूंगफली के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले कुछ इसके जनरल बातों के बारे में, कि जनरल चीज़ें जो जानना है आपको कि मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो वैज्ञानिक नाम अरेकिस हाइपोजिया होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? अरेकिस हाइपोजिया होता है इसका वैज्ञानिक नाम। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अरेकिस हाइपोजिया हो गया। अब बात करते हैं इसका क्रोमोजोम नंबर, यानी 2n बराबर क्रोमोजोम नंबर होता है 2n बराबर 40। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे उत्पत्ति स्थान, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है। तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान जो माना गया है वो ब्राज़ील देश माना गया है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और मूंगफली एक प्रकार की स्वपरागित फसल है। ठीक है, किस प्रकार की फसल है? ये स्वपरागित फसल है, ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि C3 प्लांट है। ठीक है, और यह एक खरीफ सीजन की फसल है, ये भी आपको याद होना चाहिए, खरीफ सीजन की फसल है। अब उसके बाद बात करते हैं कि मूंगफली के अंदर ऑयल की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, ऑयल की मात्रा जो पाई जाती है मूंगफली के अंदर वो पाई जाती है, यानी कि 45 से लेकर 47% तक मूंगफली के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है। यही एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है मूंगफली के अंदर। तो मूंगफली के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो 26 से लेकर 27% तक इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, मूंगफली का कुछ उपनाम भी होते हैं, जैसे आप गरीब का बादाम कह लेंगे। ठीक है, गरीब के बादाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, गरीब का बादाम इसको कहा जाता है। और इसको मंकी नट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मंकी नट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको गुब्बर नट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुब्बर नट के नाम से भी इसको जाना जाता है। काफ़ी फेमस ये नाम है जो कि एग्जाम में आ जाता है। और अर्थ नट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अर्थ नट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पी नट भी कहीं कहीं पे कहा जाता है इसको, पी नट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें होते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य जो है ये मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर भी इसकी काफ़ी अच्छे क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। तो राजस्थान के अंदर बात करें, बीकानेर जो ज़िला है ये मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको बीकानेर को कहते हैं राजस्थान का राजकोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि राजकोट मूंगफली उत्पादन करने में बीकानेर ज़िला जो है ये अग्रणी राज्य है। और एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। तो मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जो है ये हो जाएगा आपका जूनागढ़। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? ये जूनागढ़ हो जाएगा। जूनागढ़ कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज़ और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा कर लेंगे। जैसे पूछता है कि मूंगफली के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। तो मूंगफली के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? वो रेसिम कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, रेसिम कहा जाता है उसके पुष्पक्रम को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और एक चीज़ मूंगफली में सेलिंग परसेंटेज पूछ लेता है कि मूंगफली के अंदर सेलिंग परसेंटेज कितना होता है। तो यानी कि 70% इसमें सेलिंग परसेंटेज होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पैगिंग की क्रिया पूछ लेता है कि पैगिंग क्रिया जो होती है किस फसल से संबंधित है। तो पैगिंग क्रिया भी हमारी मूंगफली से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी जनरल चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं जो कि बार बार एग्जामों में पुटअप होते रहते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में तेल की मात्रा पाई जाती है, कितनी परसेंट पाई जाती है ये आपको बताना है। 4 से 5%, 20%, 45% या 33 से लेके 35%। तो बात करते हैं 4 से 5% जो तेल की मात्रा पाई जाती है ये मक्का के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है मक्का के अंदर तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसके अंदर 4 से लेके 5% पाई जाती है। और यहाँ पर 45% जो दिया हुआ है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि 45 से लेकर आप कह सकते हैं 47% तक। ठीक है, 47% तक इसके अंदर तेल पाया जाता है। ठीक है, ऑयल पाया जाता है मूंगफली के अंदर, ये आपको याद करना है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाला तेल कौन सा हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाला जो तेल होता है ये मूंगफली हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा तेल किस चीज़ का खाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर जो सरसों का तेल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, अब बात करें पूरे विश्व के अंदर कौन सा तेल जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, खाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला पूरे विश्व के अंदर जो सोयाबीन का तेल है ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व के अंदर सोयाबीन, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मूंगफली और राजस्थान के अंदर पूछेगा सरसों। तो इन सब चीज़ों को याद होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। और 33 से 35% भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये लाइन सीड का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये लाइन सीड का हो जाएगा। इसके अंदर तेल की मात्रा 33 से लेकर 35% पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 26, 20, 34 या 40। इन चारों में से बताइए मूंगफली के अंदर क्रोमोसोम संख्या कितना होता है। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 40 होता है मूंगफली के अंदर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइसिन मैक्स या हेलियांथस एनस या लाइनम यूसीटेटिसम या अरेकिस हाइपोजिया। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं, ग्लाइसिन मैक्स जो होता है ये किसका हो जाएगा, ये सोयाबीन का बॉटनिकल नेम हो जाता है। ठीक है, किसका हो जाएगा, सोयाबीन का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। हेलियांथस एनस किसका हो जाता है, तो ये हो जाएगा सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाइनम यूसीटेटिसिमम। ठीक है, ये हो जाएगा अलसी का। ठीक है, ये अलसी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और यहाँ पर अरेकिस हाइपोजिया दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, अरेकिस हाइपोजिया हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली 2 प्रकार की होती है, एक होती है गुच्छेदार। ठीक है, एक होती है कौन सी, गुच्छेदार होती है। एक होती है कौन सी, फैलने वाली। ठीक है, एक होती है फैलने वाली। ये 2 प्रकार की मूंगफली पाई जाती है। अगर दोनों का अलग अलग वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो आप याद रखना अरेकिस हाइपोजिया तो लगा ही रहेगा, उसके बाद वैरायटी जो होती है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो गुच्छेदार रहेगी इसकी वैरायटी आ जाएगी फेस्टिगाटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फेस्टिगाटा आप याद रखेंगे, फेस्टिगाटा याद रखेंगे। और इसकी वैरायटी हो जाएगी कौन सी, प्रोकैम्बिनेंस। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रोकैम्बिनस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, प्रोकैम्बिनस हो जाएगी फैलने वाली मूंगफली का। ठीक है, दोनों इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देता है कभी कभी घुमा। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितने दूरी पर इसको रोपा जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 45 × 15 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। किसकी, ये लगाया जाता है, यानी कि आप फैलने वाली जो होती है मूंगफली ये हो जाएगी फैलने वाले के लिए। ठीक है, फैलने वाली मूंगफली के लिए। और इसके लिए हो जाएगी, यानी कि गुच्छेदार जो होती है इसके लिए दूरी अलग हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए दे देता है। तो गुच्छेदार के लिए हो जाएगा 30 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तिलहनी फसलों का राजा किसे कहा जाता है, तिल को कहा जाता है, मूंगफली को कहा जाता है, चना को कहा जाता है या मटर को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं, तिलहनी फसलों का राजा जो होता है वो कौन हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंगफली। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस और नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मंकी नट के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसको, अर्थ नट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अर्थ नट के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से इसको जानते हैं, इसको ग्राउंड नट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ग्राउंड नट के नाम से भी जाना जाता है इसको, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद गरीब का बादाम के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, गरीबों का बादाम होता है, ये आपको याद होना चाहिए, गरीब का बादाम। उसके बाद बात कर लेते हैं गुब्बर नट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गुब्बर नट के नाम से भी जाना जाता है इसको। इन सब नामों से ये प्रचलित है, यानी कि मूंगफली का, तिलहनी फसलों का राजा, ठीक है, ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है, तिल को क्या कहते हैं, तिल को गरीब का घी कहते हैं, ठीक है, गरीब का घी इसको कहते हैं, गरीब का घी के नाम से जानते हैं किसको, तिल को। और चना को क्या कहते हैं, दालों का राजा, ठीक है, ये दालों का राजा है ये चना। मटर क्या है, दालों की रानी, ठीक है, दालों की रानी कौन, मटर। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, फैलने वाली मूंगफली का बीज दर कितना रखते हैं, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 125 किलोग्राम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें 60 से लेकर 80 किलोग्राम बीज दर जो रहता है ये मूंगफली का ही रहता है, लेकिन किस मूंगफली का रहता है, ये फैलने वाली मूंगफली का बीज दर रहता है। उसके बाद 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज लगेगा ये भी मूंगफली का ही लगेगा, लेकिन किसका लगेगा, गुच्छेदार जो मूंगफली होती है उसका लगेगा, ठीक है। और 125 किलोग्राम ये तो जानते हैं गेहूं का लगता है, ठीक है, गेहूं का लगता है, लेकिन किस गेहूं का लगेगा, ये देरी से जो गेहूं की बुआई करेंगे उसके लिए लगेगा, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में जो बुआई करेंगे उसके लिए लगेगा, और किसके छिड़कवा विधि से अगर गेहूं को हम बो रहे हैं तो उसमें भी ये लगेगा, ठीक है। तो 125 किलोग्राम ये आपको याद होना चाहिए गेहूं का। तो यहाँ पर पूछा था फैलने वाली मूंगफली के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 60 से लेकर 80 किलोग्राम, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, मूंगफली में अगेती टिक्का रोग का कारक क्या है। यहाँ पर बताएंगे कौन से कारक के द्वारा अगेती टिक्का रोग लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है, ठीक है। सर्कोस्पोरा आरएचडी कोला पहला ऑप्शन है, दूसरा है सर्कोस्पोरा, दूसरा है पार्सोनेटा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा यानी कि सेकेरोटियम सेक्लाफ्साई, ठीक है, चौथा ऑप्शन है पक्सिनिया आरएचडीस, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन से कारण द्वारा अगेती टिक्का लगता है, ठीक है। अगेती पूछा है, यहाँ पे 2 प्रकार के टिक्का रोग लगते हैं, एक अगेती टिक्का रोग लगता है, एक पछेती लगता है। तो यहाँ पर अगेती पूछा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके कारण लगता है, सर्कोस्पोरा आरएचडी कोला के कारण ये लगता है कि कौन सा, अगेती, ठीक है, अगेती याद रखेंगे आप। उसके बाद पछेती का होता है पार्सोनेटा द्वारा, ठीक है, ये पछेती रोग हो जाएगा, ठीक है, मूंगफली का पछेती टिक्का रोग। उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है यानी कि सी ऑप्शन क्या दिया है, सेकेरोटियम सेला फसाई द्वारा कौन सा रोग लगता है, तो रस्ट लगता है, ठीक है, मूंगफली में रस्ट जो लगता है इसके कारण लगता है। उसके बाद दिया है पक्सिनिया आरएचडीस जो है, इसमें इसके कारण क्या लगता है, ये भी एक प्रकार का जड़ गलन रोग, यहाँ पर ये रस्ट रहेगा, सॉरी दोस्तों, ये पक्सिनिया आरएचडीस जो रहेगा ये रस्ट के द्वारा लगता है। और यहाँ पर जो दिया है ये वाला ऑप्शन यानी कि सी वाला, क्या दिया है, सी वाला जो ऑप्शन दिया है ये सेकेरोटियम सेल्फसाई द्वारा क्या लगता है, ये जड़ गलन लगता है, ठीक है, ये जड़ गलन लगता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक और चीज़ लगता है मूंगफली का सफ़ेद लट, ठीक है, ये कीट में आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कीट होता है जिसको क्या कहते हैं, सफ़ेद लट, मूंगफली का सफ़ेद लट के नाम से इसको जाना जाता है, सफ़ेद लट। तो अगर कीट में पूछे तो सबसे भयानक कीट यही लगता है। ये किसके द्वारा लगता है, होलोट्रिकिया कॉन्सिगुनिया जो कीट होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सफ़ेद लट का, ठीक है। तो इसके द्वारा ये मूंगफली में सफ़ेद लट लगता है, ठीक है। ये काफ़ी खतरनाक बीमार इसमें
कीट होता है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में पॉड दाने रहित किस पोषक तत्व की कमी से बनते हैं। ठीक है, आप लोग मूंगफली खाते हैं तो उसके अंदर कभी कभी देखते हैं कि एक भी मूंगफली नहीं रहती है, तो ये ऐसा किसके कारण होता है, उसको कहते हैं यानी कि पोषक तत्व की कमी के कारण ऐसा हो जाता है, पॉड नहीं बनते यानी कि दाने का निर्माण नहीं होता है। तो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, बोरान, जेडेन, कॉपर या कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, पॉगिंग कहते हैं। ठीक है, या पैगिंग कह सकते हैं, पॉगिंग कह सकते हैं, इस प्रकार की समस्या हो जाती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो इसके लिए हम करते हैं जिप्सम का प्रयोग। ठीक है, क्या करते हैं, जिप्सम डालते हैं मूंगफली के खेत में। कितना डालते हैं, 250 किलोग्राम डालेंगे प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, तो इससे हमारी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि जिप्सम के अंदर कैल्शियम की मात्रा भी होती है और सल्फर की मात्रा भी होती है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा जो जिप्सम के अंदर होती है वो 29.5% पाई जाती है। बात करें सल्फर की मात्रा, सल्फर भी इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में प्रोटीन की प्रतिशत पाया जाता है 42%, 26%, 18 से 20% या 36%। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि 26% तक इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है मूंगफली के अंदर। 42% तो जानते ही होंगे, यानी कि 40 से लेकर 42% जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है ये किस में पाई जाती है, सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है, एक्सेलरी कहा जाता है, रिसेम कहते हैं या स्पाइक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिसेम कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है मूंगफली के अंदर सेलिंग प्रतिशत कितना होता है। सेलिंग प्रतिशत का मतलब होता है मूंगफली में दाना व छिलका का अनुपात। ठीक है, दाना और छिलका का अनुपात को क्या कहते हैं, सेलिंग प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो दाना और छिलका का अनुपात जो होता है, यानी कि दाना 70% रहेगा और 30 रहेगा छिलका, यानी कि इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं 2/3 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाना 70%, 30% छिलका रहता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के अंकुरण के लिए तापमान होना चाहिए। यहाँ पर अंकुरण के लिए तापमान पूछा है, ना कि वानस्पतिक वृद्धि के लिए। दोनों में फर्क रहता है, तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ पर जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि मूंगफली के अंकुरण के लिए टेम्परेचर 24 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगर ये ऑप्शन में अगर आपको मिल जा रहा है 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि ये मेन आंकड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके नज़दीक ही जो है 24 से 27, तो हम बी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया अंकुरण के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और, वानस्पतिक वृद्धि के लिए भी पूछ लेता है। ठीक है, वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो तापमान रहेगा उसका अलग रहेगा। वानस्पतिक वृद्धि के लिए तापमान जो रखेंगे वो रखेंगे 27 से लेकर यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको दोनों टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए, अंकुरण के लिए और वानस्पतिक वृद्धि विकास के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और एक चीज़ और इसमें देखेंगे, यह खरीफ सीजन की फसल है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, किसकी है, तो ये खरीफ सीजन की फसल है और ये C3 प्लांट है। ठीक है, और इसकी बुआई कब करते हैं, जब मानसून की बरसात होती है तो उस समय हम शुरुआत करते हैं, मानसून के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है 7.3%, 5.2%, 2.5% या 3%। तो यहाँ पर पूछा मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की परसेंटेज जो होती है वो 7.3% होती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर जो लोग दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पूछें तो सबसे ज़्यादा जो होती है नाइट्रोजन की मात्रा किस में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो ये आपको याद होना चाहिए।
सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है कुसुम में पाई जाती है, ठीक है। कुसुम में पाई जाती है 7.9%, ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ऑप्शन 7.8 भी दे देता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। तो कुसुम के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर 3% जो दिया है ये नारियल का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? नारियल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में बुआई का उपयुक्त समय जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह, या मध्य जुलाई से मध्य अगस्त, मध्य अगस्त से मध्य नवंबर, या मध्य फरवरी से मध्य मार्च। तो सबसे अच्छा इसका करेक्ट समय हो जाएगा बुआई का जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मानसून पर निर्भर रहती है फसल अधिकतर, ठीक है। तो मानसून की जैसे शुरुआत होती है जून जुलाई में, तो उस समय हम इसकी बुआई करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से C3 पौधा है, मक्का, ज्वार, गन्ना या मूंगफली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पीछे बता चुके हैं कि मूंगफली जो है C3 प्लांट है, बाकी ये आपका हो जाएगा C4, ठीक है। ये हो जाएगा C4, ये भी हो जाएगा C4, ये भी हो जाएगा C4। और इसके साथ आप याद रखेंगे बाजरा। बाजरा भी क्या है? एक प्रकार का C4 प्लांट है, ठीक है। बाकी ये बाजरा, ज्वार, मक्का, गन्ना ये सब C4 है। यहाँ पर मूंगफली जो है C3 प्लांट है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मूंगफली है शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, या उपयुक्त सभी है। तो बात कर लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट की। शॉर्ट डे प्लांट यानी कि जितनी भी खरीफ सीजन वाली फसलें रहती हैं, ठीक है। खरीफ सीजन वाली जितनी भी फसलें रहती हैं वो सब कैसी होती हैं? शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। लॉन्ग डे में जितनी रबी वाली क्रॉप्स होती हैं सब लॉन्ग डे ये फसल होती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो इसको आपको याद रखना है कि डे न्यूट्रल प्लांट में आप सूरजमुखी को आप याद रख लेंगे, ठीक है। किसको याद रखेंगे? सूरजमुखी को याद कर लेंगे। सूरजमुखी आपका डे न्यूट्रल प्लांट है। और इसके बाद कपास को याद कर लेंगे। 2 क्रॉप को आपको याद ही होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और जैसे क्रॉप्स हैं डे न्यूट्रल में। एक आ जाएंगे टमाटर आ जाएगा, ठीक है। टमाटर आपके याद रखना है सब्जियों में। मिर्च को आप याद रखेंगे, बैगन को आपको याद होना चाहिए, और भिंडी को भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब कैसी प्लांट है? यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में अंकुरण होता है, ठीक है। किस प्रकार का होता है? एपीजीएल होता है, हाइपोजीएल होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ईपीजीएल होता है। क्यों ईपीजीएल होता है? क्योंकि जिसके बीज पत्र बाहर होते हैं उसको ईपीजीएल कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ दिखा दे रहे हैं इस प्रकार के अगर आपको अंकुरण है, ठीक है, यानी कि ये किस प्रकार का है? ये एपीजीएल हो जाएगा, ठीक है। एपीजीएल टाइप का हो जाएगा, यानी कि ज़मीन से बाहर है इसके बीज पत्र, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एपीजीएल कहलाता है। जिसका अंकुरण यानी कि बीज पत्र ज़मीन के अंदर होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हाइपोजीएल कहा जाता है, ठीक है। बीज पत्र ज़मीन के अंदर जिसके होते हैं उसको हाइपोजीएल कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। एपीजीएल में आप याद रखेंगे कपास का भी एपीजीएल होता है, और सूरजमुखी का भी कैसा होता है? एपीजीएल होता है। ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ आप याद रखेंगे खरीफ वाली जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, दलहन फसलें होती हैं, उन सब का भी एपीजीएल टाइप का अंकुरण होता है। और अपवाद में एक आपको याद रखना है। अपवाद में क्या याद रखेंगे? अरहर, ठीक है। अरहर जो होता है ये आपका हाइपोजीएल होता है, ठीक है। ये है यानी कि दलहनी फसल है, खरीफ वाली फसल है, लेकिन ये एक अपवाद के रूप में है क्योंकि इसका जो अंकुरण होता है वो हाइपोजीएल टाइप का होता है। इसके जो बीज पत्र होते हैं ज़मीन के अंदर रहते हैं, ना कि बाहर रहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो मूंगफली क्या है? एपीजीएल टाइप का अंकुरण पाया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा पीछे वाले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मंकी नट किसे कहा जाता है, ठीक है। पीछे हम बता चुके हैं मंकी नट किसे कहते हैं, तो मूंगफली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अरहर को क्या कहते हैं? अरहर को जानते हो रेड ग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। उड़द को जानते हो ब्लैक ग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस प्रकार का वीडियो लगा आज का। तो ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से RS किस्म किसकी है, ठीक है। RS किस्म बताना किसकी है, चना की है, मूंगफली की है, सोयाबीन की, अलसी की है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो RS 1 जो है किस्म किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी मूंगफली की, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ मूंगफली की और किस्मों को कुछ याद करेंगे आप लोग, जैसे गिरनार, ठीक है। गिरनार किसकी किस्म है, मूंगफली की हो जाएगी। GG10 ये भी मूंगफली की हो जाएगी। उसके बाद आप याद रखेंगे GG20 ये भी इसी की है। चित्रा किसकी किस्म है, चित्रा भी मूंगफली की हो जाएगी, ठीक है। चंद्रा किसकी किस्म है, तो ये भी मूंगफली की हो जाएगी। कौशल किसकी किस्म है, तो कौशल भी आप याद रखेंगे मूंगफली की है, ठीक है। ये सब किसकी हो जाएंगी, मूंगफली की। एक क्वेश्चन और पूछता है कभी कभी, यहाँ पर हम बताएं गिरनार, ठीक है। गिरनार तो जो है किस्म हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी मूंगफली की, ठीक है। ये किसकी हो जाएगी, मूंगफली की। एक किस्म आती है किसकी, यानी कि उसको कहते हैं गिरराज, ठीक है। गिरराज के नाम से आती है। तो ये आपको बताना है गिरराज किसकी किस्म है। T49 जिसकी किस्म होगी वही गिरिराज की भी हो जाएगी। अरावली किसकी किस्म है, ये सब एक ही किस्में हैं, यानी किस क्रॉप की है आपको बताना है। या कह सकते हैं बायो 902, ठीक है, ये किसकी किस्म है। और एक और वसुंधरा, ठीक है, वसुंधरा, ये बताइए ये सब किसकी किस्म है इतनी, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो सरसों की ये सब किस्में हो जाएंगी, किसकी, सरसों की। ये सब वैरायटियाँ आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है, गिरिराज, बायो 902, T59 या अरावली, वसुंधरा, ठीक है। ये सब सरसों की काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्में हैं, तो याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को हम धन्यवाद।